का साथ निभाता चला गया। क्रांति सूर्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा से अम्बेडकरवादी आंदोलन में कई नेता, कार्यकर्ता, साहित्यिक, कवि, कलाकार और वक्ताओं का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें बड़ा सम्मानित नाम है प्रोफेसर अशोक गोडखाटे। अपने छात्र जीवन से ही परिवर्तनवादी आंदोलन उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा। इसके पीछे एक खास वजह भी है। प्रोफेसर अशोक गोडखाटे जिस पारिवारिक पार्श्वभूमि से आते हैं वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ी रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक महान क्रांतिकारक कार्य इस इलाके में हुआ, उसमें मेरे पिताजी और बड़े पिताजी का हिस्सा काफी रहा है। हमारे बड़े पिताजी संभाजी शिवाजी गोडखाटे, इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ चोखामेड़ा समाज नाम की संस्था स्थापन की थी। बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसलिए उस संस्था की तरफ से उन्होंने विद्यार्थियों के लिए बोर्डिंग की स्थापना की। वो संस्था की तरफ से ही लड़कियों को बिना मूल्य और शक्ति का शिक्षण मिलना चाहिए, ऐसी शासन की तरफ डिमांड की थी। प्रोफेसर अशोक गोडखाटे का ये सफर शुरू होता है अब से 75 साल पहले, जब निम्बाजी गोडखाटे के यहाँ मार्च महीने की 15 तारीख को सन 1942 में नागपुर के कर्नल बाग में अशोक का जन्म हुआ। जाहिर सी बात है, जो परिवार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ा है वो परिवार बाबा साहेब का आदेश मानता भी है। बाबा साहेब का जीवन के बदलाव की प्रक्रिया में पहला सूत्र था, पढ़ो, मतलब बच्चों को पढ़ाओ। बाबा साहब के हुक्म की तामील हुई। मेरा प्राथमिक शिक्षण घर के बाजू में ही गाड़ी खाना विभाग में इलाके में कारपोरेशन की एक स्कूल थी, वहाँ मेरा प्राथमिक पढ़ाई हुई। 1959 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 59-60 ये मेरा प्री यूनिवर्सिटी का साल था। जो प्री यूनिवर्सिटी की परीक्षा मैंने नागपुर के ही महाल में उस वक्त इस्लाम कॉलेज था, वहां से वो परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी कॉलेज में 1963 में मेरी बीए की डिग्री मैंने हासिल की। 1965 में मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। 67 में मैंने एमए मराठी किया। मैंने लॉ की भी डिग्री हासिल की 1987 में। शिक्षा से लैस अशोक गोडखाटे का सार्वजनिक जीवन से नाता जुड़ता है तब जब वे प्रोफेसरी की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं। 1968 में मेरी नागपुर के दीक्षा भूमि पर, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महान धम्म क्रांति हुई, वहां के कॉलेज में प्राध्यापक करके मेरी नियुक्ति हुई। नागपुर की दीक्षा भूमि के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज में प्रोफेसर बनने की बात पर अशोक गोडखाटे बड़ा जोर देते हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो ये है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1935 में येवला में धर्मांतरण की घोषणा की थी, वो घोषणा सन 1956 में 14 अक्टूबर के दिन यहाँ पूरी की और उस ऐतिहासिक धम्म क्रांति के गवाह प्रोफेसर अशोक गोडखाटे भी है। सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति या वर्ण व्यवस्था, ये बातें समझने की मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन आज जब उस घटना को मैं याद करता हूँ
तो कितनी ऐतिहासिक घटना को मैंने अपने आंखों से देखा, उस घटना में मैं सम्मिलित हुआ, इसका मुझे बहुत गर्व लगता है। आज के प्रोफेसर अशोक गोडघाटे अम्बेडकरवादी आंदोलन में एक चिर परिचित व्यक्तित्व है और परिवार से मिले संघर्ष तथा आंदोलन की विरासत को प्रोफेसर अशोक गोडघाटे ने रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन के जमाने से जिया है। एक वक्त था जब अम्बेडकरवादी छात्रों का यह एक बड़ा ही मजबूत संगठन हुआ करता था। करीबन 62 के दरमियान रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन ये जो संस्था थी, उस संस्था के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मैं था, उपाध्यक्ष था, और उस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, उस संगठन के तरफ से पिछड़े हुए समाज के विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर हमने काफी बड़े आंदोलन किए। यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेजेस के प्रिंसिपल तक हम डेपुटेशन ले जाया करते थे। विद्यार्थियों की समस्या के लिए हम बहुत प्रयत्नशील थे। उसी दरमियान अलीगढ़ में ओम प्रकाश नेता इस दलित विद्यार्थी का खून किया गया था। उसके निषेध में रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से हमने काफी बड़ा विद्यार्थियों का एक मोर्चा निकाला था, जिसकी चर्चा काफी दिनों तक लोगों में रही। प्रोफेसर अशोक गोडघाटे के छात्र जीवन का ये जुझारूपन इतना पैना था कि विरोधियों की किसी भी क्रिया पर उनकी संजीदा प्रतिक्रिया जरूर आती रही, और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया आज भी आती है। उस वक्त के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक MS गोलवलकर, इन्होंने चातुर्वर्ण का पुरस्कार जाहिर रीत्या किया था। उनका निषेध करने के लिए और उनका पुतला जलाने का भी आंदोलन रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन के माध्यम से उस वक्त हमने किया। छात्र संगठन और राजनीति, इनका बड़ा गहरा संबंध होता है, और प्रोफेसर अशोक गोडघाटे का उस परिवार से नाता है जो परिवार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सक्षम नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा रहा और बड़ी सक्रियता से उस वक्त की प्रशासनिक तथा शासकीय नीतियों पर नजर गड़ाए रखता था। तो एक सामाजिक और राजनीतिक समझ प्रोफेसर अशोक गोडघाटे ने घोटी की तरह पी ली थी, और उसी का परिणाम है कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर मेरा झुकाव नेचुरली था। पार्टी उस वक्त एक थी, बड़े बड़े नेता थे उस वक्त पार्टी के, दादा साहब गायकवाड़, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े, RD भंडारे, एडवोकेट कट्टी और बहुत सारे लोग थे। लेकिन कुछ सालों के बाद, स्पेशली 69 के दरमियान पार्टी में बड़ी फूट पड़ी, और उस फूट के बाद मेरा झुकाव, यदि मैं राजनीति में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मेरा झुकाव बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़ इनकी तरफ, उनकी नीतियों की तरफ था। रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिक आंदोलन का जो बिखराव आज है, उस बिखराव के साक्षी है प्रोफेसर अशोक गोडघाटे, क्योंकि वे अम्बेडकरवादी आंदोलन के सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे, और इस आंतरिक गुटबाजी से वे भी प्रभावित रहे। कॉलेज की मैनेजमेंट पूरी, जिसको उस वक्त गवई ग्रुप करके जाना जाता था, वो मैनेजमेंट के लोग थे, और मैं ही इधर होने की वजह से मुझे कॉलेज से निकाला गया। उस वक्त मैं टेम्पररी था, और टेम्पररी होने के वजह से मैं कुछ कोर्ट कचहरी में जा नहीं सकता था। लेकिन विद्यार्थियों का मेरा इतना अच्छा संबंध था, और उनसे मेरा इतना अच्छा नाता था, और वो मुझे इतने आदर से देखते थे। और भी कुछ कारण होंगे, तो विद्यार्थियों ने कॉलेज में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। वो आंदोलन इतना जबरदस्त था कि मैनेजमेंट को उस आंदोलन का आदर करना पड़ा, और मुझे फिर से कॉलेज में लिया गया। प्रोफेसर अशोक गोडघाटे के चरित्र के कई आयाम हैं, और इसमें एक आयाम है उनकी राजनीतिक सक्रियता। चुनाव भी लड़ा उन्होंने, जीत कर नहीं आए ये एक और बात है, क्योंकि चुनावी राजनीति तो बहुमत का खेल है, लेकिन राजनीति में किंग मेकर की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है।
रिपब्लिकन पार्टी के स्थापना को 25 साल होने के उपलक्ष्य में एक बड़ी जाहिर सभा कमाल टागी चौक पर हुई, जिस सभा में खुद बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े इन्होंने मेरी नियुक्ति की। उस वक्त घोषणा की, मैं नागपुर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकारिणी का सदस्य बना। पार्टी की ओर से मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा 1999 में, लेकिन उसका अनुभव मुझे कुछ अच्छा नहीं आया है। आणि त्यावेळेस विरोधकांकडनं धमक्या यायच्या, कधी कोणी खून करतो म्हणायचा, कोणी मारण्याच्या धमक्या द्यायच्या, कोणी मर्डर करण्याच्या धमक्या द्यायच्या। मी तर पुरती हादरून गेले होते, पण यांनी त्याही मात केली, निर्भीडपणे हे सगळे त्या परिस्थितीला सामोरे गेले। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। 9 अप्रैल 1984 को बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े इनका दुखद निधन हुआ। तो बैरिस्टर साहब के निधन के बाद काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अभी जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोब्रागड़े इस नाम से जानी जाती थी, अभी इसका भवितव्य कुछ ठीक नहीं और काफी सारे लोग दूसरे ग्रुप को जाके मिले। ऐसे हालात में उस पार्टी की कमान हमने संभाली, गिरीश खोब्रागड़े, हम उस वक्त बहुत आगे थे ये पार्टी संभालने के लिए। और 1985 में जो नागपुर के महानगर पालिका का चुनाव हुआ, उस चुनाव की पूरी कमान हम दोनों ने संभाली और हमने पार्टी के 7 कारपोरेटर उस हालात में भी चुन के लाए। और उस वक्त 1985 में नागपुर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमारे पार्टी के बाजीराव साखरे चुने गए और 86 में हमारे ही पार्टी के तेजराम सोमकुंवर नागपुर महानगर पालिका के महापौर चुने गए। 1990 में आमदार के लिए, एमएलए के लिए चुनाव हुए और वहां भी रिपब्लिकन पार्टी खोब्रागड़े की तरफ से हमने श्री उपेंद्र शिंदे इनको पार्टी का एमएलए करके चुन के लाया था। वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी है एक राजनीतिक संगठन, लेकिन वह सिर्फ चुनावी राजनीति करती है ऐसा नहीं। लोगों की सामान्य समस्याओं के लिए लड़ना ये भी रिपब्लिकन आंदोलन का एक अहम हिस्सा है। प्रोफेसर गोडघाटे कहते हैं, समाज के पिछड़े हुए लोगों की समस्याओं को लेकर काफी बड़े पैमाने पर आंदोलन किए गए, मोर्चे निकाले गए, कुछ वक्त जेल में भी जाना पड़ा। मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम देने के लिए भी पार्टी की तरफ से आंदोलन छेड़े गए। मुंबई में भी मेरे नेतृत्व में मोर्चा असेंबली पर, मंत्रालय पर निकाला गया, उसको भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिला था। पार्टी की ओर से मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा 1999 में, लेकिन उसका अनुभव मुझे कुछ अच्छा नहीं आया है। एक प्रकार से एक निराशा भी आई और उसी पीरियड से लेके मैंने राजनीति से अपने आप को थोड़ा सा अलग किया। एक ऐसा आंदोलन जिसे अपने खून पसीने से सींचा जाए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का शिकार होकर बिखर जाए तो ईमानदार लोग निराश हो ही जाते हैं। विचारों के प्रति निष्ठा तो होती है, लेकिन सक्रियता कमजोर पड़ जाती है। प्रोफेसर अशोक गोडघाटे बड़ी ईमानदारी से अपनी इस कश्मकश को जाहिर करते हैं। आज मैं राजनीति से बाहर हूँ, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा अभी भी है और आम्बेडकरी विचारों पर आधारित एक प्रभावशाली राजकीय आंदोलन होने की सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, अक्खे पूरे देश के लिए जरूरी है, ये मेरी धारणा है। और उस दिशा में यदि हम आज निराश हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में एक अच्छा परिणाम हमें दिखेगा और उस दिशा में हम कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं
अपेक्षा करता हूँ। रिपब्लिकन आंदोलन में प्रोफेसर अशोक गोडघाटे की सक्रियता का जो प्रभाव उनके परिवार पर पड़ा, उसे उनकी सहचारिणी प्रोफेसर सुधा गोडघाटे बड़ी सहजता से बताती है। 1971 ते 1973 पर्यंत मी नागपूर येथील दीक्षाभूमी डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालयात मराठीचे प्राध्यापिका होते। बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे बऱ्याचदा त्यांना भेटायला महाविद्यालयात यायचे, अगदी जोरात अशोक म्हणून आवाज द्यायचे। हे कुणालाही न घाबरता, कुठली भीडभाड न ठेवता त्यांना भेटायला जात। महाविद्यालयात काही काळाकरता निलंबित केलेलं होतं। या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी जोरदार आंदोलन केलं, विरोधकांवर मात करून नोकरीवर रुजू झाले। महाविद्यालयातील काही प्राध्यापकांनी एक त्यांचा सत्कार समारंभ घडवून आणला। आपल्याच माणसावर आणि आपल्याच माणसांनी केलेला अन्याय मला मान्य नव्हता आणि यातूनच आम्ही एकमेकांसमोर व्यक्त झालो आणि 1975ला आम्ही विवाह केला। हे राजकारणात अतिशय गुंतलेले होते, जोमात राजकारण सुरू झालेलं होतं। त्यांना आमच्याकरता आणि मुलांकरता वेळ द्यायलाही फुरसत नव्हती आणि त्यावेळेस विरोधकांकडनं धमक्या यायच्या। कधी कोणी खून करतो म्हणायचा, कोणी मारण्याच्या धमक्या द्यायच्या, कोणी मर्डर करण्याच्या धमक्या द्यायच्या। मी तर पुरती हादरून गेले होते, पण यांनी त्याही मात केली, निर्भीडपणे हे सगळे त्या परिस्थितीला सामोरे गेले। त्यामुळे त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये अतिशय उत्साह संचारलेला होता। या दरम्यान घरची जबाबदारी, मुलांना सांभाळणं, घर सांभाळणं, राजकारण सांभाळणं, त्यांनी अतिशय व्यवस्थित रीतीने ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली। मी त्यांच्या राजकारणाला कधी विरोध केला नाही, मला उलट छान वाटायचं, एक भूषण वाटायचं। यांची भाषणं वगैरे ऐकून मला खूप छान वाटायचं। मला आजही त्यांचा हेवा वाटतो की हे किती सुंदर भाषण होतं, त्यांचं वाचन खूप दांडगं आहे। हे पूर्ण त्यांचे वर्ष हे पूर्ण त्यांच्या आठवणीत राहतं आणि एक दीड तासपर्यंत 2-2 तास पण ते चांगलं बोलू शकतात। त्याचा अभिमानही वाटतो, हेवा वाटतो की आपल्याला का जमत नाही, आपण का करू शकत नाही असं। ते एक आदर्श पिता आहेत। कितीही रागला तरी घरच्या कुणावरही त्यांनी हात उगारलेला नाही। मुलावर अतिशय प्रेम केलं, मुलांनी शिकून मोठं व्हावं यासाठी आम्ही दोघांनीही प्रयत्न केले। त्याबद्दल आम्हाला त्यांचा नितांत अभिमान आहे। त्यांची विचारसरणी पुरोगामी असल्यामुळे त्यांनी आमच्यावर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध लादले नाहीत, कुठलीही आडकाठी घेतली नाही, कुठलेही निर्णय त्यांना विचारून घ्यावे असं त्यांनी कधीच म्हटलं नाही। मी माझे स्वतःचे निर्णय स्वतः घेते, मला कुठल्याही गोष्टीचं बंधन नाही। त्यामुळे मला त्यांचा अतिशय अभिमान वाटतो। कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात आकर्षक असेल तर शेवटसुद्धा आकर्षकच होतो अशी अपेक्षा व्यक्त करते आणि परत त्यांच्या पुढल्या आयुष्याकरता त्यांना दीर्घायुष्य लाभो अशी शुभकामना व्यक्त करते। राजनीतिक सक्रियता के बावजूद प्रोफेसर अशोक गोडघाटे ने कलम से लड़ाई नहीं छोड़ी। कलम एक ऐसा शस्त्र जो किसी भी निराशा को आशा में बदल देता है। प्रोफेसर अशोक कलम और वाणी दोनों के अधिकारी हैं और बड़ी गंभीरता से उसका इस्तेमाल करते हैं। अंबेडकर विचारधारा जनता तक पहुंचाने का उन्होंने नया रास्ता चुना। हमने कुछ दोस्तों के साथ 1972 के दरमियान एक साप्ताहिक जिसका नाम जय भीम था, हमने शुरू किया। उस साप्ताहिक का मैं पहला संपादक रहा हूं और संपादक के नाते मैंने साप्ताहिक जय भीम में जो भी संपादकीय लिखे वो सब संपादकीय एक किताब के रूप में मैंने प्रकाशित किया, जिस किताब का नाम है दलितांचा विचार संघर्ष। प्राध्यापक अशोक गोडघाटे यांच्या अशा एकूण 4 पुस्तकांचं एकाच वेळी प्रकाशित होणं ही गोष्ट मला फार महत्त्वाची वाटते। प्राध्यापक अशोक गोडघाटे यांचं समग्र हे लेखन, ही 4ही पुस्तकं त्यांचे शीर्षकसुद्धा पुस्तकाचे अतिशय अर्थपूर्ण आहे। मुलाचं जे मार्गदर्शन झालं
प्राध्यापक अशोक घोडघाटे सरांच्या 4 पुस्तकांचं सतत मी ते पुस्तक जेव्हा निघत होते तेव्हा सतत मी गंभीर होत होतो, अत्यंत गंभीर. 40 वर्ष त्यांनी लिखाण केलेलं आहे आणि ते लिखाण अत्यंत महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्र शासन की तरफ से बाबा साहब का पूरा साहित्य प्रकाशित करने की जो योजना है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चरित्र साधने इस समिति की ओर से प्रकाशित हो रही है. 2 वक्त मैं उस समिति का सदस्य भी रहा हूं. पहले जो ऑफिसर इंचार्ज थे मिस्टर वसंत मून, इनके दुखद निधन के बाद कुछ खंडों की प्रकाशित करने की और उसका संपादन करने की जवाबदारी हम कुछ लोगों पर आई थी. 4 लोग थे हम उसमें, और वॉल्यूम 17, 18, 19 और 20 ये 4 वॉल्यूम हम लोगों ने संपादित किए हैं. अपने आप को गुणवत्ता की उच्चतम सीमा तक विकसित करना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा से आती सीख का मुख्य अंग है. प्रोफेसर घोडघाटे का पूरा परिवार उच्च शिक्षित होकर आज वेल सेटल्ड है. मेरा बड़ा लड़का जिसका नाम अभिश्वेत है, आज वो सीनियर बिजनेस एनालिस्ट इस पोस्ट पर अमेरिका में कार्यरत है. मेरा दूसरा लड़का जिसका नाम निनाद है, ये डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और एमएस ऑर्थोपेडिक्स के बाद उसने एमसीएच, ये जो एक मेडिकल की डिग्री है, ये डिग्री स्कॉटलैंड से पास की है. मेरी बहू यानी निनाद की पत्नी, ये भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है. और मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल महाराष्ट्र में नहीं, संपूर्ण भारत में ऑर्थोपेडिक्स में एमएस, एमसीएच और डीएनबी ये डिग्रियां लेने वाली गिने चुने जो लेडीज डॉक्टर होंगी उनमें से वो आज एक है. आज दोनों ने मिलके नागपुर में ही वर्धा रोड पर खुद का हॉस्पिटल शुरू किया है. ग्रेस आर्थो क्लिनिक इस नाम से वो जाना जाता है. तीसरी मुझे लड़की है, ये भी डॉक्टर है, बीडीएस उन्होंने किया. और उसके बाद बंबई के प्रसिद्ध विलिंकर इंस्टीट्यूट से उन्होंने एमबीए किया और आज मुंबई के एक कंपनी में वो डीजीएम करके कार्यरत है. First of all, I would like to thank my dad for giving us the best of everything. As educationalists, my parents understood its vital importance in life and they made every effort to give us the best education at every stage. This they have done persistently in spite of all the struggles and hardships. As a father, he has given us complete independence in terms of following our choices and pursuing our passions. He has stood by me in spite of the number of times that I may have let him down. Qualities that I like in my dad are that he has always been very original, he has been honest with his views, and he has never compromised on his values. He has lived for a cause, and that is Ambedkarite movement. I am sure that if Baba Sahib would have been alive today, he would have been proud of my father's efforts, just like we all are. As a daughter-in-law, I would like to say that these are the in-laws where every girl would long for. And I'm very fortunate to be a part of this family where every person has right to express and right to make decisions, may it be the daughter-in-law. I remember when I entered this home, Daddy told me that you have to take your own decisions and you have to be free. And over the period, he has proved that those were just not the words, but he meant it. शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रोफेसर अशोक घोडघाटे का योगदान बड़ा ही उल्लेखनीय रहा है. नागपुर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज पर उन्हें चुना गया और कंपलसरी मराठी पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाली कमेटी के वे मेंबर भी रहे. विद्वत क्षेत्र में उनकी ये भूमिका अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इसकी एक परिणति ऐसी भी हुई. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 100 साल जन्म को 100 साल होने के प्रीत्यर्थ जो एक स्टेट लेवल पर समिति बनाई थी, उस समिति का मैं भी एक सदस्य था और उस समिति ने
ये निर्णय लिया था कि बाबा साहब के जीवन पर गवर्नमेंट की तरफ से एक फिल्म बनाई जाए, और वो बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर जब्बार पटेल इनको सौंपी गई थी। बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 के धर्मांतर के दृश्य नागपुर में करने का निर्णय लिया, और उसकी शूटिंग नागपुर में ही हुई। और बाबा साहब रोड से जब स्टेज तक आ रहे, तो बाबा साहब आ रहे, ये फिल्मांकन इसका करने का था, तो बाबा साहब कार में बैठे हैं ये बताना जरूरी था। तो उस वक्त कार में डॉक्टर जब्बार पटेल के कहने के मुताबिक मैंने और श्री सदानंद फुलझेले हम दोनों कार में बैठ के आए स्टेज तक, और फिर स्टेज तक जब कार आई, उस वक्त बाबा साहब की भूमिका करने वाले जो फिल्म स्टार थे मामूटी, उनको क्लोजअप में बताया गया। 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति का मूल्यांकन जब प्रोफेसर अशोक गोडघाटे करते हैं, तो बड़ी ही विश्वसनीयता के साथ वे इसका तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मातोश्री रमाई, इनकी शादी मुंबई के भाईखला के सब्जी बाजार में हुई, और एक्यूरेटली अगर कहा जाए तो उस बाजार के मच्छी बाजार में हुई। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। एक प्रखर वक्ता के रूप में प्रोफेसर अशोक गोडघाटे को बुद्ध जयंती, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह में हमेशा याद किया जाता है। आज तक अनगिनत चर्चा सत्र और व्याख्यान माला के व्याख्याता रहे प्रोफेसर अशोक गोडघाटे अपने संस्मरण में कहते हैं, पिछले 95 ईयर से 95 साल से नासिक में वसंत व्याख्यानमाला करके एक व्याख्यानमाला हर साल होती है, और आज तक उस व्याख्यानमाला में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, लता मंगेशकर, आचार्य अत्रे, बाला साहेब ठाकरे, इन जैसे महान लोगों को, दिग्गज लोगों को बुलाया गया। उसी व्याख्यानमाला में पिछले साल मुझे आमंत्रित किया गया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यांचे राष्ट्रीय योगदान इस विषय पर मैंने व्याख्यान दिया। राष्ट्रीय स्तरों के कुछ लोगों के साथ भी मेरा संपर्क है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब भारत के राष्ट्रपति थे, और उस दरमियान जब उनका नागपुर आना हुआ, हमने पार्टी की तरफ से उनको एक निवेदन दिया। भारत के प्रधानमंत्री रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका नागपुर के ही कस्तूरचंद पार्क पर एक बार व्याख्यान था, उनके साथ भी व्याख्यान देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज सर का जो अम्बेडकरी आंदोलन तथा मराठी भाषा के लिए जो योगदान है, तो उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि सर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और ये जो बौद्धिक संपदा है, ये बौद्धिक संपदा सर तक ही सीमित नहीं है, तो वो उन्होंने बांटने का प्रयास हमेशा किया है। यानी अपने साथ साथ अपने आजू बाजू के जो लोग हैं वो कितने बड़े हो, यह भी चिंता सर करते हैं। प्राध्यापक अशोक गोडघाटे सर म्हणजे उहरलेला वटवृक्षच आहे। सर्व समाजातील लोकांना त्यांच्या शीतल छायेचा लाभ मिळालेला आहे। प्रत्येक माणूस जो त्यांच्या संपर्कात येतो म्हणजे त्यांचा मित्रच होऊन जात असतो। त्याला मात्र वयाचं बंधन नसतं। धनगंभीर आवाजाची दैवी देणगी सरांना लाभलेली आहे। त्यांचे वक्तृत्व म्हणजे सर्वांना पर्वणीच वाटत असते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनातील वाटचाल ऐतिहासिक संदर्भासहित वेळ, काळ व स्थळ याच्यासहित मुखोद्गत आहेत। हे अतिशय दुर्मिळ गोष्ट आहे। अध्यापन कार्य से जुड़े लोगों की एक विशेषता होती है कि वे इतिहास, तारीख, पर्व, संदर्भ इन पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। ऐसी पैनी नज़र वाली एक घटना प्रोफेसर अशोक गोडघाटे बताते हैं। एक बहुत बड़े विचारवंत और बाबा साहब को मसीहा मानने वाले डॉक्टर के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे। गणराज्य दिन, रिपब्लिक डे पर डॉक्टर के.आर. नारायणन राष्ट्र को संबोधित करते हुए बोल रहे थे, और उस भाषण में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक विधान का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था
कि ये विधान यानी वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये विधान बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट मसूदा जब घटना समिति को सादर किया उस वक्त किया था, लेकिन वास्तवता ये थी कि बाबा साहब का ये विधान घटना समिति में उनका जो आखिरी भाषण हुआ 25 नवंबर 1949 को, उस भाषण में उन्होंने किया था। और मैंने बड़े नम्रता से डॉक्टर के.आर. नारायण जी के इस भाषण के इस अनवधान से हुई गलती को उनको नजर में ला दिया। एक खत मैंने उनको लिखा था और उनका पत्र भी उनके सेक्रेटरी के मार्फत मुझे आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपने राष्ट्रपति के भाषण में हुई उस गलती का जो निर्देश किया है वो नजर में लाने के लिए राष्ट्रपति जी आपका आभार मानते हैं। और इतना ही नहीं, उस रिकॉर्ड को आपने सुझाए हुए दुरुस्ती के मुताबिक हम करेक्शंस कर रहे हैं। मैं इस घटना को भी मेरे जीवन की एक बड़ी घटना समझता हूँ। प्रोफेसर गोडघाटे की डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा और आंदोलन के प्रति समझ बड़ी पक्की है और बड़े आत्मविश्वास के साथ वे इस समय का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हैं। आज का राजनीतिक जीवन देखते हुए कुछ लोग शायद निराश हो सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रांजिट पीरियड है ऐसा हम समझेंगे। और उससे भी बढ़कर एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल राजनीति ही जीवन को आगे ले जाने का एकमेव रास्ता नहीं है, उसके अलावा भी कुछ मार्ग है, जैसा कि बाबा साहब ने शिक्षण को, एजुकेशन को बहुत महत्व दिया। 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति का मूल्यांकन जब प्रोफेसर अशोक गोडघाटे करते हैं तो बड़ी ही विश्वसनीयता के साथ वे इसका तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मातोश्री रमाई, इनकी शादी मुंबई के भाईखला के सब्जी बाजार में हुई और एक्यूरेटली अगर कहा जाए तो उस बाजार के मच्छी बाजार में हुई। जिस बाबा साहब और माई रमाबाई की शादी मच्छी बाजार में हुई, आज वही समाज अपनी शादी करने के लिए बंबई के बांद्रा रेक्लेमेशन पर पहुंचा है। ये आज की हकीकत है। कल सांगावा देने का काम खाली पेट, पाँव में कुछ नहीं है, ऐसे हालत में करने वाला आदमी आज अपने ओनर के, अपने मालकी के कार में, एयर कंडीशन कार में घूम रहा है। वर्ण व्यवस्था में जिस समाज को शिक्षा का कोई भी अधिकार नहीं था, एजुकेशन का कुछ अधिकार नहीं था, आज उसी समाज का आदमी सारे देश के उच्च शिक्षण की व्यवस्था करने वाली जो कमिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विद्यापीठ अनुदान आयोग, उसका चेयरमैन बन चुका है। ये भी आज हकीकत है। कल तक जिसको किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिलता था, जो न्याय के लिए तरस रहा था, उस समाज का आदमी आज सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर आरूढ़ हुआ। जस्टिस बालकृष्णन, इनका नाम आप सभी जानते होंगे। जिसको पढ़ाई करने का हक नहीं था और जिन्होंने यह हक उनसे छीना था, उनको भी पढ़ाने का काम आज इस समाज के लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये क्रांति ने, बाबा साहब के क्रांति ने सारे दलित समाज के जीवन विषय सोच को बदल डाला है। उनके जो विचार है वो बहुत ही स्पष्ट है। एक व्यक्ति के रूप में उनकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा बहुत ही सटीक है। वे अपनी जो बात है स्पष्ट रूप से रखते हैं और सच्चाई से रखते हैं। जो सच है वो बात वो रखते हैं, जो गलत है उस बात को वो गलत कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब का एक अनुयायी, बुद्ध धर्म का एक सच्चा अनुयायी, इस रूप में उनकी जो छाप लोगों के मन में जो बैठी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थ्रू आउट हमारे लाइफ में इनका हमारा संबंध आया और एक कार्यकर्ता के रूप में
एक ग्रास रूट लेवल के रूप में अशोक गोडघाटे हमेशा ये कार्यरत रहे। उनको नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला और मुझे गर्व है कि मैं अशोक गोडघाटे जैसे व्यक्तिमत्व का व्यक्ति का एक नज़दीक का एक मित्र हूँ। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उनको जब हम इनवाइट करते हैं भाषण के लिए वगैरह तो वो तत्पर रहते हैं बिल्कुल, और अभी भी हमारा बिल्कुल घरोबा है उनसे। उम्र के 75 साल बीत गए, लेकिन बाबा साहब के सिपाही का जज्बा आज भी जवानों वाला ही है। सिर के बाल सफेद हुए, लेकिन चाल में बुढ़ापा बिल्कुल नहीं। अशोक गोडघाटे के नाम में ऐसी एक जादू है कि उनके नाम के पीछे वो एडवोकेट होने के बावजूद एडवोकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके ज्ञान संपदा आम्बेडकरी विचारवंत यानी करके पहचाने जाते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उनके पास भाषण शैली और उनका जो बोलने की शैली है, उनका जो बुलंद आवाज़ है, वो इतना फेमस हो गया महाराष्ट्र में कि उनको कितने बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार ग्रंथ है या ग्रंथावली है, उनका उस पर इतना अभ्यास है, उनका स्टडी है कि वो खुद भी पीएचडी हुए रहते और 7-8 लोगों को पीएचडी किए होते उन्होंने। बाबा साहब ने अपने एक अग्रलेख में बहुष्कृत भारत के ऐसा विधान किया है। वो विधान ये है की वैयक्तिक कर्तबगारी ही कितीही श्रेष्ठ दर्जाची असली, आकाशा एवढी उंचीची असली तरी सामान्य दर्जाच्या सामूहिक कर्तबगारीच्या ती पासंगालाही पुरत नहीं। और बाबा साहब के इस क्रांति का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य अगर कुछ होगा तो बाबा साहब ने करोड़ों लोगों के समाज को आगे बढ़ाया। उनके क्रांति की ये निष्पत्ति है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया, भगवान बुद्ध को उन्होंने अपनाया, उनसे शरण ली। इसकी चर्चा बड़े पैमाने पर और मूलभूत रीति से की जा सकती है, लेकिन एक बात सबसे महत्व की है। भगवान बुद्ध जब कहते हैं कि अत्त दीप भव, स्वयं प्रकाशित हुआ, हमने खुद का रास्ता खुद चुनना चाहिए, हमने अपनी प्रगति खुद करनी चाहिए। मैन इज ए स्कल्पचर ऑफ हिज ओन लाइफ। आदमी खुद अपने जीवन का शिल्पकार है, और ये धारणा हमने बाबा साहब के मार्गदर्शन के अनुसार अपने नजर के सामने रखनी चाहिए। प्रोफेसर अशोक गोडघाटे की जिंदगी के कई रंग हैं। एक वक्ता के रूप में तो वे आज भी मैदान में डटे हैं। लेखन अभी रुका नहीं, साहित्य निर्माण की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान राजनीति का विश्लेषण जारी है। अपने साहित्य की अर्पण पत्रिका में वे कहते हैं, हे महामानवा किमया केलीस तू, हे महामानवा किमया केलीस तू, थडग्यांनाही जिवंत केलंस, ओतून त्यांच्यात स्वतःचा श्वास। हे महामानवा किमया केलीस तू, थडग्यांनाही जिवंत केलंस, ओतून त्यांच्यात स्वतःचा श्वास। मीही त्यातील एक, त्यामुळं ही अर्पण पत्रिका तुझ्या नावे करणं स्वाभाविक ठरलं असतं। मीही त्यातील एक, त्यामुळं ही अर्पण पत्रिका तुझ्या नावे करणं स्वाभाविक ठरलं असतं, पण मी ते करीत नाही, कारण तुझ्या ऋणातून मला मुक्त व्हायचं नाही, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सारा तत्वज्ञान एक फिलॉसफी कुछ विशिष्ट समाज के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के हित में है, और इसकी प्रचिति आज लोगों को आने लगी है। उस पर मैं मेरे क्षमता के अनुरूप
कुछ कर सका, कुछ लिख सका, कुछ बोल सका, ये मैं मेरे जीवन की बड़ी घटना समझता हूँ। और पढ़ाई, उच्च शिक्षण, ये हमारे प्रगति का सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा साधन है। ये हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। केवल हमारे पालकों ने ही नहीं, विद्यार्थियों ने भी इसका ध्यान रखना चाहिए। और कुछ भी हो, हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये धारणा पालकों की रहनी चाहिए। और कितने भी कठिनाइयों का सामना मुझे क्यों ना करना पड़े, मैं पढ़ूंगा, अपने आप को मैं एक अच्छा कर्तव्यगार इंसान बनाऊंगा। इस धारणा को लेकर विद्यार्थियों ने भी आगे बढ़ना चाहिए। और यही अपने प्रगति का एक सबसे बड़ा मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है।